गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे पाठ 4 वाक्य विचार। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों को जब हम जोड़ते हैं, अगर उनसे अर्थ मिलता है उस समूह से, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब इसी तरह शब्दों को जब हम एक जगह रखते हैं और उस समूह से हमें कोई अर्थ मिलता है तो उसे हम कहते हैं वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु ये शब्द सार्थक और एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। शब्दों से अगर वाक्य बन रहे हैं तो उनका क्या होना जरूरी है? वो एक निश्चित क्रम में हो और अर्थपूर्ण हो, उनसे हमें अर्थ मिले। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है, इसके थ्रू आप समझिए, पढ़िए और समझिए। खंड अ में क्या लिखा है? सुंदर देश भारत है एक, है गंगा पवित्र एक नदी, गोल आकार का पृथ्वी है, गरम सूर्य है बहुत, का रंग है आकाश नीला। अब ये सारे शब्द जो हैं ये रख दिए इधर उधर, क्रम से एक भी नहीं है, तो ये वाक्य भी नहीं बन रहे हैं। अब दूसरे में देखो, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? सुंदर देश भारत है एक। अब इन्हीं शब्दों को हमने क्रम से लगा दिया। भारत एक सुंदर देश है गंगा पवित्र एक नदी। तो गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है। इस सारे शब्दों को हमने यहाँ पे क्रम से लगाया तो ये हमें अर्थपूर्ण वाक्य मिला। गोल आकार का पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार गोल है। गरम सूर्य है बहुत, सूर्य बहुत गरम है। का रंग है आकाश नीला, आकाश का रंग नीला है। तो यहाँ पर उपर्युक्त, दोनों उपर्युक्त मतलब ऊपर कहे गए, दोनों खंडों में समान शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें भी उतने ही शब्द हैं और इस खंड में भी उतने ही शब्द हैं, दोनों बराबर हैं शब्द। तो समान शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु खंड अ में आए शब्द समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये शब्द एक निश्चित क्रम में नहीं है। ये सारे शब्द कोई भी निश्चित क्रम में नहीं है, लेकिन खंड ब में आए शब्द समूहों को हम वाक्य कह सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित क्रम में है, इनका अर्थ स्पष्ट है। एक तो ये निश्चित क्रम में है और दूसरा इनका अर्थ प्राप्त हो रहा है, अर्थ मिल रहा है यहाँ से। तो इस प्रकार शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। ठीक, शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। इसीलिए शब्दों को क्रम में रखना जरूरी है ताकि उनका अर्थ सही सही निकले। ठीक, अब एक जैसे उदाहरण है, रजत को काटकर आम खिलाओ। अब इस वाक्य से हमें क्या लग रहा है कि हमें किसको काटना है? रजत को काटना है। तो ये गलत हुआ ना। तो क्या बोलेंगे इसकी जगह? इसकी जगह हम बोलेंगे आम काटकर रजत को खिलाओ, या रजत को आम काटकर खिलाओ। ठीक, तो ये क्रम में होना बहुत जरूरी है, शब्दों का क्रम में होना बहुत जरूरी है, तभी वो वाक्य बनेगा। शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। अब देखिए यहाँ वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? कोई वाक्य होता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। अब यहाँ पर एक वाक्य है, राजेश गाना गा रहा है। कौन गा रहा है? राजेश गा रहा है। तो राजेश के बारे में बताया जा रहा है, राजेश के विषय में बोला जा रहा है कि वो गाना गा रहा है, तो उसे कहेंगे उद्देश्य। राजेश को क्या कहेंगे? उद्देश्य। अब इसी तरह मनोज भोजन कर रहा है, मनोज को क्या कहेंगे? उद्देश्य। इस वाक्य में मनोज उद्देश्य है। ठीक, अब है विधेय।
उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे अब ऊपर था ना, राजेश गाना गा रहा है, राजेश उद्देश्य हो गया और बाकी जो है वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ये क्या बोला गया यहाँ पर, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है कि वह गाना गा रहा है, तो ये हो जाएगा विधेय। इसी तरह मनोज क्या कर रहा है, मनोज भोजन कर रहा है, तो भोजन कर रहा है ये सारा क्या हो जाएगा, विधेय। उद्देश्य होगा मनोज और विधेय होगा भोजन। इसी तरह अब नीचे कुछ वाक्य उदाहरण के लिए दिए गए हैं जिसमें उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया गया है। उद्देश्य और विधेय के अन्य उदाहरण, उद्देश्य यहाँ पर और विधेय यहाँ पर। वाक्य है पूरा, कोयल कूक रही है, तो कोयल उद्देश्य हो गया और विधेय क्या होगा, कूक रही है। इसी तरह हिमालय भारत का प्रहरी है, हिमालय क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और भारत का प्रहरी है क्या होगा, विधेय। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी हो गया उद्देश्य और सूर्य के चक्कर लगाती है क्या हो जाएगा, विधेय। तो इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य क्या है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो होता है उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी आगे कहा जाए वो होता है विधेय। ठीक, ये वाक्य के अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अब है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। वाक्य के भेद दो आधारों पर हैं, पहली है रचना की दृष्टि और दूसरा है अर्थ की दृष्टि। तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल या साधारण वाक्य होता है। जैसे पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, पानी उद्देश्य और विधेय है बरस रहा है। बच्चा रो रहा है, बच्चा उद्देश्य और रो रहा है विधेय। इसी तरह माली पौधों को पानी दे रहा है, माली उद्देश्य और पौधों को पानी दे रहा है विधेय। तो ये जो सरल वाक्य है इसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि वाक्य कौन सा है। ठीक है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो है सरल वाक्य। अब है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में देखिए क्या है, जो वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों से बना हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक वाक्य प्रधान वाक्य और शेष वाक्य आश्रित वाक्य होते हैं। इसमें एक वाक्य प्रधान होता है और शेष वाक्य उस वाक्य पर आश्रित होते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर लिखा है मनोज ने कहा, ये वाक्य प्रधान वाक्य है, मेन वाक्य हो गया, और शेष वाक्य आश्रित। मनोज ने कहा कि वह शरारत नहीं करेगा, ये वाला वाक्य जो है इस वाक्य पर निर्भर है, आश्रित है। तो 2 वाक्यों से मिलकर जो वाक्य बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जो वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों से बना हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक, तो मनोज ने कहा एक वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य हो गया वह शरारत नहीं करेगा। बीच में आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में की, ताकि, परंतु ऐसे शब्द आते हैं। जैसे अब यहाँ पर मनोज ने कहा कि वह शरारत नहीं करेगा। मनोज प्रधान वाक्य है और वह शरारत नहीं करेगा, ये वाक्य इस पर निर्भर है। ये पूरा वाक्य तभी होगा जब प्रधान वाक्य पूरा अपनी पूरी बात कहेगा। जैसे सभी जानते हैं क्या, गांधी जी सत्य बोलते थे। ये वाला वाक्य इस पर निर्भर है।
शेष वाक्य जो है, इस वाक्य में शेष वाक्य जो है ये इस पर निर्भर है। सभी जानते हैं कि गांधी जी सत्य बोलते थे। ये प्रधान वाक्य हुआ और ये शेष वाक्य जो है ये आश्रित वाक्य हो गया। ठीक, 2 वाक्य हो गए। सभी जानते हैं गांधी जी सत्य बोलते थे और बीच में समुच्चय बोधक लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यही जो मैंने ऊपर बताया है वही नीचे है। इन वाक्यों में मनोज ने कहा और सभी जानते हैं, ये दोनों क्या हो गए? प्रधान वाक्य हो गए। और आश्रित वाक्य क्या है? वह शरारत नहीं करेगा और गांधी जी सत्य बोलते थे। ठीक, तो 2 वाक्यों से मिलकर जो बने होते हैं वाक्य, उन्हें हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। आगे है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या है? जो वाक्य 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से बने हैं परंतु वे एक दूसरे पर आश्रित ना हों। जैसे इसमें तो आश्रित थे वाक्य एक दूसरे पर, लेकिन संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक वाक्यों से, साधारण वाक्यों से मिलकर बनते हैं परंतु वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, तो उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे अनिल बाजार जा रहा है और नमिता खेल रही है, दोनों एक वाक्य। आप यहाँ पे भी इसको, जैसे ये साधारण वाक्य यहीं पे खत्म हो सकता है। और नमिता खेल रही है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों आश्रित नहीं है आपस में। ठीक है, अंकुर ने गाना गाया और रमन ने तबला बजाया, दोनों चीजें अलग हैं। ठीक, समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। जो वाक्य 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से बने हों परंतु वे एक दूसरे पर आश्रित ना हों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अनिल बाजार जा रहा है और नमिता खेल रही है, अंकुर ने गाना गाया और रमन ने तबला बजाया। ठीक, और एक उदाहरण, जैसे आकाश में बादल छाए हैं और पक्षी घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। अध्यापिका कक्षा में है और विद्यार्थी पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों वाक्य, अध्यापिका कक्षा में है एक साधारण वाक्य, विद्यार्थी पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं ये दूसरा साधारण वाक्य। ठीक, तो आज हम यहीं तक करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी मैंने पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ इसे आप पढ़िए।